एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इनके द्वारा अपने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल किया गया, जिसका नाम अमोघ 2 रखा गया है। और ये इनका इन हाउस डेवलप किया हुआ, खुद की R&D की हुई एक मिसाइल सिस्टम है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 3-4 तरह के मिसाइल सिस्टम या हम कह सकते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चल रहे हैं, जिसमें कि पहला नाग है जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, वो अलग चल रहा है। ये अमोघ 2 है, वो अलग चल रहा है, और वैम टेक्नोलॉजी के द्वारा अलग ही बनाया जा रहा है। यानी कि कुछ 4 से 5 सालों में भारत के अंदर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। ये जो ट्रायल किया गया है, इसमें 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल किया गया है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकलकर सामने आई है। इसमें 2.5 किलोमीटर से लेके 500 मीटर तक की मारक क्षमता है। अटैक मोड की बात करें तो टॉप और डायरेक्ट दोनों अटैक हो सकता है इसमें। ये मैन पोर्टेबल है। टैंडम वॉरहेड भी इसमें लगा हुआ है, जो कि 650 मिलीमीटर का पेनिट्रेशन का काबिलियत रखता है। मतलब किसी टैंक में अगर रिएक्टिव प्रोटेक्टिव आर्मर लगा हुआ है तो एक बार ब्लास्ट करके इसके आर्मर को निकाल देगा, और उसके बाद फिर से इसमें पेनिट्रेट करके तब जाके दूसरा ब्लास्ट जो टैंक को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। इसमें डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। एरोडायनेमिक और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोलर भी लगा हुआ है। स्मोकलेस है ये, और सिग्नेचर फ्री प्रोपल्शन सिस्टम के साथ ये आता है। तो देखते हैं कितना समय भारत डायनामिक्स लिमिटेड को इसको डेवलप करने में लगता है। हम जानते हैं कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा अन्य मिसाइलें भी बनाई जाती है, जिनकी टेक्नोलॉजी DRDO के द्वारा उनको दी गई होती है। अब बात करते हैं GE के द्वारा भारत के अंदर जो इंजन की फैक्ट्री लगाई जानी है, वो कहाँ पे? वो जनरली कहा जा रहा है कि पुणे के अंदर लगाई जाएगी, जहां पर उनका पहले से ही विंड टर्बाइन हब असेंबलीज और टर्बोचार्जर असेंबलीज होते हैं, जो कि लोकोमोटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो इंजन्स में, जो ट्रेन के इंजन होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर ऑलरेडी उनकी असेंबली की फैसिलिटी लगी हुई है। तो कहा जा रहा है कि वहीं पर ये प्लांट लग सकता है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है GE की सब्सिडरी होने वाली है या भारतीय जॉइंट वेंचर करके, भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके 51% की GE की भागीदारी और बाकी 49% की भारतीय कंपनी की भागीदारी होगी। अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ, पर यह जरूर क्लियर है कि GE की सब्सिडरी ही बनाई जाएगी और भारत के अंदर भारत के लिए एक अलग सी कंपनी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो GE के F414 इंजन है, उसके स्पेयर पार्ट बनाना, उसका पूरा इंजन बनाना। F-18 सुपर हॉर्नेट जहां जहां इस्तेमाल होता है, वहां पर इन इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो विश्व में भी और भारत के अंदर भी जहां जहां पे इन इंजनों की आवश्यकता है, उसकी रिक्वायरमेंट इस फैसिलिटी के द्वारा पूरी की जाएगी। जब GE की बात ही चली है तो US के द्वारा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को अब हमें मिल रहा है। GE के इस इंजन की टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है कि भारत को ट्रांसफर की जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चली है तो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर सबमरीन में होती है, जो कि AUKUS कॉर्पोरेशन के माध्यम से US UK मिलके ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। पर क्या ये भारत को भी ट्रांसफर होगी? ये मैंने बताया है इस वीडियो में, जो कि आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। इससे आपको क्लियर होगा कि भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, इसका क्या भविष्य होने वाला है। जहां भारत नई नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं पाकिस्तान सोवियत समय की टेक्नोलॉजी से बनने वाले हथियारों से भी पैसे कमा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई थी, जो कि भारतीय मीडिया में भी कवर की गई थी कि पाकिस्तान के द्वारा हथियार यूक्रेन में भेजे जा रहे हैं। अब कुछ और इमेजेस निकलकर सामने आ गई है, जिसमें कि अनगाइडेड रॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं, उनकी लोडिंग भी देखने को मिल रही है। ये 122 mm के यरमुक अनगाइडेड रॉकेट कहे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। ये चीज रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। रशिया की फेडरल एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें निकलकर सामने आया कि पाकिस्तान इस वॉर का फायदा उठा रहा है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय पड़ोसी देश जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें हथियार सप्लाई करके और भी अन्य चीज सप्लाई करके फायदा कमाने का प्रयास कर रहा है और वॉर का फायदा उठा रहा है। अभी रशिया के द्वारा पाकिस्तान को Mi-17 के स्पेयर पार्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके JF-17 जो पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है चीनी एयरक्राफ्ट, उसके इंजन भी सप्लाई किए थे। अभी इन पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया गया है, पर अब ये रशिया के सामने आने लगा है, उनको ये दिखने लगा है कि पाकिस्तान किसका साथ दे रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि यूक्रेन से पाकिस्तान ने 1980 में जिस टैंक को खरीदा था, पुराने टैंक को, जो कि T-80U टैंक है, वो यूक्रेन को वो अभी
युद्ध के समय में दे रहा है और उससे पाने वाले पैसे से वो VT4 चाइनीज मेन बैटल टैंक खरीद रहा है। मतलब पुराने अपने टैंक को उसी देश को बेच रहा है, वो जिसने उसका निर्माण किया था। अब उससे जो पैसे मिल रहे हैं उससे वो चाइना को पैसे दे रहा है और उनसे नए टैंक खरीद रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पर इस तरह से भी फायदा उठा रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। युद्ध का सौदागर पाकिस्तान भी है। कभी टेररिस्टों को देने के लिए पैसे उनको मिलते हैं, कभी इस प्रकार के युद्ध में उनको हथियार सप्लाई करने को पैसे मिलते हैं। भारत भी सप्लाई करा, पर अभी युद्ध का फायदा भारत नहीं उठा रहा है। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, जैसे कि चीन ने अपने आप को कर लिया है और अमेरिका तक को अब पीछे छोड़ रहा है चीन। बात कर लेते हैं कैग की ऐसी रिपोर्ट की जिसमें कि भारत में जो आर्टिलरी गन इस्तेमाल हो रही हैं उनमें जो नई आर्टिलरी गन या स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिलरी गन आगे जो सम्मिलित करनी है उस पर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई और कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा धीमा है। पिछले 20 सालों में ये प्रोसेस बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ 6 प्रयास इस प्रकार के किए गए जिसमें कि इन हथियारों को खरीदना था, पर इनमें से 3 ही प्रयास या 3 ही ऐसे टेंडर अभी कंप्लीट हो पाए हैं जिनके तहत अब हथियार खरीदे जाएंगे या इस प्रकार के आर्टिलरी गन्स खरीदे जाएंगे, जो कि भारत की रिक्वायरमेंट के केवल 17% भाग को ही कैटर करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो डिले है वो विभिन्न कारणों की वजह से देखने को मिल रहा है। इसमें जो पार्टीज आती हैं, मतलब जो वेंडर्स होते हैं, उनके जो सामान हैं वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसमें खरे नहीं उतरते हैं, या कम पार्टीज आती हैं, एक ही वेंडर रह जाता है। इस प्रकार की चीज़ों की वजह से डिले हो रहा है। साथ ही साथ हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल नहीं है कि हमें क्या टेस्ट करना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं उस तरह से हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारा पूरा खरीदने का प्रोसेस है, जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल चीज़ें मिलाकर चीज़ें बनती हैं, उसमें जो खरीदने में प्रोसेस होता है वो भी डिले का कारण बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हर चीज़ को ओवरऑलिंग करने की आवश्यकता है। ये जो रिपोर्ट है वो 2020 के हिसाब से करी गई है। मार्च 2020 में उन्होंने अपना जो ऑडिट है उसको कंप्लीट किया था और उसके बाद अब जाके इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में कुछ अलग चीज़ नहीं कही गई। हम लोग देखते हैं कि ट्रायल पे ट्रायल होते हैं, फिर कोई चीज़ फेल हो जाती है या कोई टेंडरिंग में जो प्रोसेस है उसमें खरा नहीं उतरता और बहुत सी चीज़ों के कारण हमें डिले देखने को मिलता रहता है। बात कर लेते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की। नॉर्दर्न आयरलैंड की जो ग्रेडिंग है, जो यूके के द्वारा ग्रेडिंग की जाती है, वो अब सीवियर कर दी गई है। 1 साल पहले इसको सब्सटेंशियल किया गया था और 1 साल के अंदर ही इसको फिर से सीवियर कर दिया गया है। मतलब वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इंटरनल टेररिस्टों की वजह से कानून व्यवस्था बिगाड़ी जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है जो ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले होते हैं उन पर हमला किया जा रहा है। पूरे यूके में इस प्रकार के हमले हो रहे हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड के जो उनके द्वारा कहे जा रहे हैं कि टेररिस्ट, डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं, उनके कारण इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। पर अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने जो ग्रेडिंग पहले सब्सटेंशियल की हुई थी अब उसको वो सीवियर कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर इस सीवियर कैटेगरी में जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है उस प्रकार से व्यवहार किया जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जोड़ देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो ले जाएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, उस लिंक को जरूर चेक करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है।